हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, जो शिक्षक भर्ती आपका होने वाला है, जिसमें जुलाई से आपका डेट संभावित है 19 से 22। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी भी आपकी चल रही होगी और आपके सिलेक्शन को पक्का करने की मैं आप यहाँ पे भरपूर कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे इसी क्रम में मैं आपके साथ यहाँ ज्योग्राफी की थ्योरी क्लास लेकर के आई हूँ। आप सभी जानते होंगे, जो भी नए लोग हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमने इससे पहले एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 10 तक के सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, आप किसी भी सिंपल वे में चीज़ों को लेके नहीं चल सकते हैं। आपको अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए यहाँ पे आई हूँ और बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो कि अच्छे से अच्छे पेड कोर्स में भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल से क्वेश्चन करवाने का मतलब यही है कि पहले आपको इसको कंप्लीट देखना है। मैं आपको करवा रही हूँ अभी थ्योरी क्लास। थ्योरी करने का फ़ायदा ये होता है कि सारे ही फैक्ट आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाते हैं, जिससे आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको भारत का अपवाह तंत्र कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने कल जो है हिमालय अपवाह तंत्र को हमने कल देखा था। दो रूप में हम जानते हैं कि भारतीय अपवाह तंत्र आपका दो भागों में बटा हुआ है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने हिमालय अपवाह तंत्र को बेहतर तरीके से जाना, बहुत अच्छे से डिटेल में। थ्योरी करना है तो डिटेल में करो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, सारे फैक्ट आपको एक जगह पे मिल जाएं, जिससे आप बेहतर तरीके से इसका रिवीजन भी कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये क्लास लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्लास, क्योंकि आज हम इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या क्या कवर हो जाएगा पहले ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आज के क्लास में आपको क्या चीज़ें पता चलने वाली हैं, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बता देती हूँ, प्रायद्वीपीय नदियों को आज हम देखेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद हम पूर्व पश्चिम वाहिनी नदियाँ जो हैं और पूर्व वाहिनी नदियाँ, कौन पश्चिम की तरफ से बहती है, कौन पूर्व की तरफ से बहती है, डिटेल से एक एक के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम पूरे भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको एक एक नदी जो है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन सा किसका सहायक नदी कौन सी है, कौन कहाँ से संगम किसका है, कहाँ पे मुहाना है। ये सभी चीज़ें आपको एक टेबल के माध्यम से बताई जाएंगी। कितना मज़ेदार होगा कि आप सारी नदियों को एक जगह पे देख पाएंगे। ये फैक्ट उपलब्ध कराना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। इसके बाद मैं आपको भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं करवाऊंगी, भारत की प्रमुख नहरें हम देखेंगे, भारत की झीलें आज हम देखेंगे, भारतीय नदियों के तट पर बसे शहर, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बन जाता है, जलप्रपात हम देखने वाले हैं, और भारत की प्रमुख घाटियाँ। तो सोचिए, जिस एक टॉपिक से आपका पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है, इस पूरे टॉपिक से मैं आपका एक वीडियो में ख़त्म करने वाली हूँ। तो कंप्लीट देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जुड़ जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। और रोज़ प्रतिदिन मैं आपको कहती हूँ कि प्रतिदिन आपको सोने से पहले एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करना है। प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 10 मिनट लगता है रिवाइज़ करने में, लेकिन ये 10 मिनट का रिवीजन आपके लाइफ में एक लाइफ चेंजर साबित होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएंगे। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कल हमने क्या क्या किया था। ये पूरा हिमालय अपवाह तंत्र हमने देखा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 भागों में आपका होता है हिमालय अपवाह तंत्र, जिसको बहुत ही हमने डिटेल में समझा, एक एक चीज़ों को मैप के माध्यम से भी समझा, डायग्राम के माध्यम से भी समझा, ताकि आपको आसानी से जो है याद रह जाए कि किस प्रकार से ये आपका होता है। सिंधु की सहायक नदियों को हमने बहुत ही डिटेल में सभी चीज़ों को समझा। ठीक है, ये सभी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, क्लास के बाद ही मैं डाल देती हूँ पीडीएफ आपको, ताकि कोई तकलीफ ना हो आपको। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। गंगा के सहायक नदियों का संगम जो है, यहाँ पे संगम से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, प्लस आपका पंच प्रयाग है, यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है।
तो ये सभी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। बाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, दाएं तरफ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, गंगा की सहायक नदियाँ, और ये बाएं से दाएं से मिलने वाली, इसको भी हमने अच्छे से एक एक चीज़ को हमने कवर किया है। तो इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आसानी से आपको देखना है, बस समय लगा के अपना महत्वपूर्ण समय आप सही जगह पे लगाएं और अपना सिलेक्शन पक्का कर लें। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी तंत्र से जुड़ी जितनी भी आपकी नदी घाटी परियोजना है, यहाँ पे वो चीज़ भी आपको कंप्लीट बताया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सभी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है। अब हम यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र देखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्राचीन रूप से अगर देखा जाए तो नदी जो है हिमालय नदी, हिमालय खुद सबसे ज़्यादा नवीनतम आपकी संरचना है। ये हमने पूरा हिमालय जब हमने पढ़ा था, पूरा पर्वतीय क्षेत्र जब हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर को, उस वक्त हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था। प्रत्येक चैप्टर आपको इसी तरह से करवाया जाएगा, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बस आपको डटे रहना है। ये मुझे लगता है हफ्ते भर में आपका पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर और कुछ अच्छा सोचेंगे, और आपको भी जो भी आप चाहते हैं क्लास देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका बात सुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है। पश्चिमी घाट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे मुख्य विभाजक है, जल विभाजक। अभी डायग्राम से भी समझेंगे, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल जो है पूर्व से दक्षिण की ओर है। ठीक है, पूर्व से दक्षिण की ओर इस प्रकार से है, ऐसे करके ढाल गया है, और अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व की ओर कौन सी नदियां बहती है आपकी? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नर्मदा और ताप्ती जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती है। तो ये नदियां आपकी इस साइड बहती हैं, पश्चिम के तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाती, सभी चीज़ें हम देखेंगे अभी। और ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसका कारण इन दोनों नदियों का एक भ्रंश घाटी से होकर बहना है। आप सभी जानते हैं कि विंध्य पर्वत से होकर दोनों के बीचों बीच ये पर्वत से ये नदियां आपकी निकलती हैं। डायग्राम से समझेंगे अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारनमुद्र यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपके ऑप्शन में अगर ज्वारनमुख है तो भी समझ जाना एस्चुरी है। ठीक है, एस्चुरी और ज्वारनमुद्र दोनों एक ही बात है। इसका निर्माण करती है। जब हमने कल समझा था हिमालयी नदियों के बारे में और प्रायद्वीपीय नदियों का जब हमने डिफरेंस समझा था, उसमें भी हमने ये बात देखा था कि एस्चुरी बनाती है ये वाली नदियाँ आपकी ज़्यादातर, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपकी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो इतने देर में आपको क्या क्या समझ में आया, एक बार में कंक्लूड कर लेंगे जल्दी से। क्या क्या था? सबसे पहली बात तो प्रायद्वीपीय नदियाँ आपकी क्या होती है? प्राचीन होती है। ठीक है, हिमालय नदी की तुलना में। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का एक हिस्सा है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में आपका आता है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। और ये भी आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आपकी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। इतनी बातें क्लियर है? अभी आपको याद हो जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो एक एक चीज़ जब हम डिटेल में देखेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। अब आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ ध्यान रखिए, पूर्व वाहिनी नदियाँ इसको कहते हैं, जो पूर्व दिशा से बहती हुई जाती हैं, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगी, पूर्व वाहिनी नदियाँ जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पश्चिम वाहिनी नदियाँ जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। आपको पता है कि पश्चिम में आपका अरब सागर है और पूर्व साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है। किस प्रकार से? एक बार आप ऐसे समझ लेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है इधर आपका पश्चिम है और इधर आपका पूरब है, तो पूर्व साइड में आपका, इस साइड क्या है? आपका बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड आपका अरब सागर है। हाँ, जानते हैं आप? चलिए, तो ये पूर्ववाहिनी नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। अभी हम और भी देखेंगे।
पश्चिम वाहिनी नदियाँ कौन सी है? तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती। लेकिन याद रखिए कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पैटर्न आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपका पेरियार भी पूछा जा रहा है, नर्मदा भी पूछा जा रहा है, ताप्ती भी पूछा जा रहा है, साबरमती भी आपका पूछा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, इसको एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख रहे हैं आपका प्रायद्वीपीय नदियों का है ये भाग, आप जानते हैं आपका दक्षिणी भाग जो है आपका प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर आता है। और इधर से ये वाली जो नदियां हैं, ये जो बहती हुई जा रही हैं, ये वाली नदियां, ये सभी आपकी कैसी हैं? तो पश्चिम वाहिनी नदियां हैं, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ बहती हुई जा रही हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, तो ये सभी नदियाँ भी हैं साथ ही साथ, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं ये सारी नदियाँ जो बड़ी सी नदियाँ हैं आपकी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। अब बताइए महानदी किस राज्य में आपका यहाँ पे पॉइंटेड किया गया है? ये पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका देखिए माइंड मैपिंग जब तक आपको नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए आपको बताना है कि ये आपका पॉइंट जो है ये किस स्टेट को बिलोंग कर रहा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्वर्णरेखा नदी देखिए यहाँ पे है, ये आपका खास करके झारखंड साइड में बहती है। वैतरणी हो गया, ब्रह्मणी नदी, दामोदर, हुगली पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस तरफ बहती है ये नदियाँ, आप देख रहे हैं। गोदावरी, इधर पेन्नार, पालर, कावेरी। आप खुद जो है इसका मैप देख के समझ सकते हैं कि किस तरफ, किस राज्य की तरफ जो है कौन सी नदियां बहती है। ये एक दो बार आप अच्छे से अगर देख लेंगे ना तो यकीन मानिए आपके दिमाग में ये जो पिक्चर है ये छप जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि किस तरफ जो है कौन सी नदियां थी। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाता है, जैसे उत्तर पश्चिम में आपसे दिशा से प्रश्न अगर पूछ लिया कि गोदावरी के पूर्व साइड में या फिर उसके उत्तर में कौन सी नदियां हैं, किस तरफ से, मतलब डायरेक्शन भी पूछा जाता है। राज्य से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके उत्तर में या इसके पूर्व में कौन सी नदियाँ, कौन सी आपके राज्य हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको जो है मैप पता होना चाहिए। और हर एक चैप्टर के साथ मैं आपको एक मैप भी दे रही हूँ, आपने देखा होगा, आप PDF खोल के देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको एकदम कंसाइज वे में सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बस उसका लाभ भी आपको उठाना आना चाहिए, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे मेहनत करने का भी और आपके मेहनत करने का भी। चलिए तो पूर्ववाहिनी नदियाँ पहले हम देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आ रही है आपकी महानदी। महानदी के बारे में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिए। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिंहावा, यानी कि सिंहावा छत्तीसगढ़ के निकट से ये निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? शिवनाथ, हसडो, मंड, डूब, जोंक, तेल, ये इनकी सहायक नदियां हैं। जोंक आपका काफ़ी पूछा गया है, याद रखेंगे। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध इसी पर निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हीराकुंड बांध आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारे जो बांध है सभी कुछ हम देखने वाले हैं, नदी, झील, नहरें सभी को देखेंगे। नहर से भी क्वेश्चन आपका बहुत बन रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बना है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार जो पूछा जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही पूछा जाएगा, है ना। तो सभी चीज़ें हमें देखनी है। तो इतने शॉर्ट टाइम पे आपको इतने अच्छे से तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, बस इसका आपको अच्छे से लाभ उठाना है। अब देखिए गोदावरी की बात करें तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार, लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा इसे कहते हैं, याद रखेंगे। दक्षिण की गंगा अलग है, वो भी हम अभी आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो याद रखिए दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुरानी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये बात भी आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसको हम वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो बूढ़ी गंगा। यहाँ पे बूढ़ी गंगा एक अलग और भी है, इसलिए हम बूढ़ी गंगा नहीं कह रहे हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं इसको, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबकम नामक जगह से निकलती है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है BPSC में, ठीक है। तो याद रख लीजिए
पश्चिमी घाट पर स्थित है, किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा सकता है। तो ये बात आपको रिपीट करते रहना है, बार बार इसको देखते रहिए, किसी भी प्रकार से आपको रिवीजन करते रहना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको सुन के याद होता है जल्दी, बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ के भी याद हो जाता है, कई लोग ऐसे जिनको PDF से पढ़ के याद नहीं होता है, तो वो वीडियो को देख सकते हैं। बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। वरना जो ये समय आप 1 घंटा लगाएंगे अभी, वो भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार किसी भी चीज़ को पढ़ने से आपको वो चीज़ें याद नहीं रहने वाली है, रिपीट करना ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट उपाय तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि PDF दे दूँगी, 10 मिनट का रिवीजन रोज़ कर लिया करो। रोज़ एक ही चीज़ को अगर आप देखेंगे, 10 मिनट ही लगता है, तो फिर आपको उससे क्या होगा, याद होने लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा और दुधवा आदि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछी जाती, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो ये देखिए आप, ये है पेनगंगा, और ये आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे किस प्रकार से गोदावरी नदी यहाँ पे आपकी निकलती हुई है। गोदावरी नदी देखिए यहाँ पे, ये गोदावरी नदी है, देखिए इंद्रावती यहीं पे निकल रहा है आपका, सेलूरी है, इसी से मिलती है सवारी, इधर मंजरा या मंजीरा कहते हैं, ये भी आपकी निकलती है, इसी से गोदावरी आपकी इस प्रकार से जा रही है। यहीं पे देखिए दुधवा भी है, पूर्णा, ये सब आपकी मिल जाती है धीरे धीरे। यहाँ देखिए आप पेनगंगा, पेनगंगा में वेनगंगा मिली हुई है, ये इस प्रकार से जाल बना हुआ है पूरा, तो इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कृष्णा नदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन टू हिमालय, तो हिमालय अभी नदियों से ज़्यादा जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ पूछी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का भी आपको उद्गम अच्छे से याद रहना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है खास करके वो वाला। तो महाबलेश्वर के निकट से कौन सी निकलती है, कृष्णा। अभी हम सारी नदियों को एक बार में टेबल के माध्यम से भी समझेंगे, जहाँ पे आप बिना किसी इन सभी चीज़ों के सिर्फ आप उसको याद रखना चाहते हैं तो उसको भी पढ़ के याद रख सकते हैं। एक जगह पे सभी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तुंगभद्रा एवं भीमा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी नदी भी इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो चापाकार डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध और कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पिछली बार भी ये प्रश्न बना है नागार्जुन सागर बांध से, ठीक है। तो ये आपके जो है यहीं से निकलती है, आंध्र प्रदेश में है आपका नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। और मैं बात करूँ तो आपकी घाट प्रभा, पंचगंगा, ये सब, कोयना, ये सब भी आपका पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, ये सभी आपके कृष्णा नदी के ही सहायक नदियों के अंदर आएंगे। यहाँ पे भी आप जो है इसका डायग्राम से इसको देख सकते हैं, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे देखिए। कृष्णा नदी ये इस प्रकार से कृष्णा नदी है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये कृष्णा नदी है। और यहाँ से देखिए ये तुंगभद्रा यहाँ पे निकल इसमें जाके मिलती है, और तुंगभद्रा के भी यहाँ पे देखिए भद्रा, तुंगा, बरावा, ये सब नदियाँ यहाँ से मिल रही हैं। इस पर भीमा देखिए यहाँ मिल रही है, दूधगंगा मिल रही है, पंचगंगा, वरना, घाट प्रभा, माल प्रभा, देख रहे हैं आप, इसी प्रकार से यहाँ पे ये मिलती हुई आपको दिखेगी। आगे हम बढ़ते हैं पेन्नार। पेन्नार आपका जो है उत्तरी साइड में, यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार दक्षिणी जो है ये केशव की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, तो ये कर्नाटक वाला आपका ज़्यादा पूछा जाता है। और उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए कावेरी आपका फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो प्रश्न आपका बनता है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं इनमें से,
तो याद रखेंगे कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले ग्रहण क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कावेरी नदी की द्रोणी जो है उसका 56% भाग तमिलनाडु में और 41% भाग कर्नाटक में तथा 3% भाग केरल में है। तो ये प्रश्न आपका इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और ये भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है कि कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी, अभी हम इसके बारे में और भी बातें जानेंगे क्योंकि कावेरी में बहुत सारी फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर हम इसके बारे में बात करें तो कई सारे जो हैं जलप्रपात, प्राकृतिक जलप्रपात जो है इसी नदी के मार्ग में बनते हैं, और जिसमें शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में है। ये बहुत पूछा गया है, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। होगे नकल ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ये दो क्या है आपके जलप्रपात हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे शिव समुद्रम बहुत पूछा जाता है, तो ये कावेरी नदी याद रखिए, इसी में आपका ये आ जाएगा। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, ठीक है। कावेरी नदी जब कर्नाटक के कोंडारू पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो उच्चावच में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपात यानी कि गगन चुक्की पश्चिमी और भारा चुक्की पूर्वी का निर्माण होता है, जो सम्मिलित रूप से शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा और इसका डिटेल में आपको बताया जा रहा है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो दो रूप में आपका ये बढ़ता है। गगन चुक्की और भारा चुक्की एक जैसा होने के कारण ये जुड़वा जलप्रपात जो है इसका निर्माण करती है, और ये सम्मिलित रूप में शिव समुद्रम का नाम यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा जो आपका पूर्ववाहिनी नदियाँ हैं ये सारे आपको एक साथ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार से ये, इस प्रकार से क्रम भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपको डायग्राम बार बार देखना है, याद रखेंगे। हुगली, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका जो है पश्चिम वाहिनी नदियाँ। पश्चिम वाहिनी नदियाँ में हम देखते हैं कौन सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं साबरमती नदी। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजस्थान के उदयपुर जिले को अरावली श्रेणी से ये निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके बसे हुए तट हैं। पूछा जा सकता है साबरमती तट पे कौन से राज्य बसे हुए हैं, कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो गांधीनगर और अहमदाबाद याद रखेंगे, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माही नदी, यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहद झील से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए नर्मदा बहुत इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देख लेते हैं नर्मदा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पश्चिम वाहिनी, ऐसा नहीं कि पूरा प्रायद्वीपीय नदी में, पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी, ये आपका पिछली बार भी पूछा गया है और उसके पिछले बार भी पूछा गया, यानी कि टीआरई 1 में भी पूछा गया है, टीआरई 2 में भी पूछा गया है, ठीक है। यह गुजरात में भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसी की बात मैं कर रही थी थोड़ी देर पहले। जो ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में निकलती है। अभी डायग्राम से समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। अभी हम आगे देखते हैं। यह जबलपुर में भेड़ा घाट की संगमरमर सैलों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रख लीजिए धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है।
नर्मदा नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है कि किस किस राज्य में बहती है नर्मदा नदी, तो याद रख लीजिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मैं आपको इसीलिए डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैप से आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, बार बार उसको देखना पड़ता है। ठीक है, रिवीजन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ज़्यादातर आप ज़्यादा पढ़ने से या सब कुछ नया नया पढ़ने से अच्छा है कि आप जितना पढ़े हैं उसको ही अगर आप रिवीजन कर लें, क्योंकि आप खुद भी ये चीज़ देखे होंगे कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अक्सर यही लगता होगा कि ये भी मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा है, वो क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा और कन्फ्यूज़न में गलत करते हैं। तो ये ही इसलिए ही होता है क्योंकि आपने जितना पढ़ा है ना वो बहुत है, बस उसको रिवीजन करना है। सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर और ओंकारेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखिए सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर बांध, ये सभी जो है नर्मदा घाटी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। अब ये किस प्रकार से अवस्थित है तो ये आप ध्यान में रख लीजिए यहाँ पे। तो ये है आपका विंध्य पर्वत, ठीक है, ये आपका विंध्य पर्वत है और ये है आपका सतपुड़ा पर्वतमाला। अमरकंटक की ये पहाड़ी है और यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में निकलती है। तो प्रश्न आपका देखिए भाषा में फंसना नहीं है, बस समझते चलना है अच्छे से। पूछा जाए नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वतमाला है, तो ये रहा उत्तर, और उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत है। यही पूछ लेगा नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वतमाला है, तो सतपुड़ा हो जाएगा। नीचे आपका दक्षिण है, ऊपर आपका उत्तर है, इतना तो आपको पता ही होगा। और ठीक सतपुड़ा के दक्षिण में यानी कि सतपुड़ा के नीचे कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, तो ताप्ती बहती है। ये नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसे समतुल्य रूप से बहती है और यहाँ पे फिर गिरती है खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। तो अवस्थिति यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका। इसके बाद देखिए ताप्ती नदी, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यही बात यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। अभी हमने देखा सतपुड़ा, अभी हमने देखा ना विंध्य पर्वतमाला, फिर यहाँ पे था आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, बीच में कौन सी नदी बह रही थी, नर्मदा। अब देखिए सतपुड़ा के ठीक नीचे अभी अभी बताया आपको मैंने ताप्ती नदी बहती है। ये है सतपुड़ा के मुल्ताई स्थान, ये सतपुड़ा का ही मुल्ताई स्थान से, ये देखिए मुल्ताई जो है बैतूल ज़िले में, यही है वो सतपुड़ा पर्वतमाला के पास ही आपका ये नदी नीचे से बहती है। और इसके ठीक नीचे कौन सी पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है। ठीक है, तो देखिए यही आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि ये रहा आपका विंध्य पर्वतमाला, ये रहा आपका सतपुड़ा पर्वतमाला, यहाँ बहती है नर्मदा नदी और यहाँ बहती है आपकी ताप्ती नदी, और इसके नीचे है आपका अजंता की पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पेरियार नदी, अब पेरियार नदी क्या है, तो ये केरल की प्रमुख नदी है। ये प्रश्न आपका न जाने कितनी बार पूछा गया है। पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। केरल की सबसे प्रमुख नदी है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा वेम्बनार झील के उत्तर अरब सागर में गिरती है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से ये पश्चिम वाहिनी नदियों का, यहाँ पे देखिए साबरमती है, माही, नर्मदा, इधर ताप्ती, यहीं पे पर्वतमाला है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए आपका मांडवी है। आप राज्य को यहाँ से देख के समझ पा रहे होंगे। देखिए पेरियार यहीं पे केरल में है आपका, ये देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या आता है, केरल आता है। ठीक है, तो केरल में है। मांडवी नदी है, जुवारी नदी, शरावती नदी, ये सब आपके जो हैं पश्चिम वाहिनी नदियों के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों को छोड़ के। ये जो हमने अभी देखा अलग से पूर्व वाहिनी नदियाँ और पश्चिम वाहिनी नदियाँ, इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी जो ये छोटा नागपुर पठार से होती है, इसकी उत्पत्ति। छोटा नागपुर पठार आपका जो है विशेष रूप से अभी अगर आप बात करें तो झारखंड साइड में आपका ज़्यादा देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल वाले साइड में। तो
तो ये याद रखिए कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा रेखा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। और यह नदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करें तो ये जीवन रेखा भी मानी जाती है, झारखंड की जीवन रेखा भी ये मानी जाती है। ब्रह्मणी नदी की बात करें, यह नदी राउरकेला उड़ीसा के नज़दीक कोयल और शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आती है। यह फिलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि ब्रह्मणी नदी आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंदर आता है। और पंबा नदी क्या है, यह नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। यह केरल में बहती हुई नदी वेम्बनार झील में गिर जाती है। वेम्बनार झील में कौन सी नदी गिरती है, पेम्बा नदी। लूनी नदी क्या है, ये प्रश्न फिर आपका बनता है क्योंकि यह आपके अंतःस्थलीय नदियां हैं जो कहीं भी आपकी किसी खाड़ी में नहीं गिरती है। ये क्या होती है, तो ये आपके कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है। ये गुजरात में जो कच्छ का रन है वहीं पे ये जाके विलीन हो जाती है। यह नदी अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से नाग पहाड़ी से ये निकलती है और कच्छ के रन में गुजरात में ये विलीन हो जाती है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, शरावती नदी से कुछ अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो है आपका जलप्रपात, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, ठीक है। और यह प्रसिद्ध जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात भी इसको कहते हैं, इसी नदी पर स्थित है। याद रखिए, शरावती से प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। भारत पूजा झील यह क्या है, तो यह केरल की बहुत ही प्रमुख नदी है और इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नाम से आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, पोनानी। और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और पोनानी नामक स्थान में ये अरब सागर में गिर जाती है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटियों को देखेंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले पश्चिम वाहिनी नदियों पर जो नदी घाटियाँ बनी हैं, परियोजनाएं, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका नर्मदा घाटी परियोजना। यह एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है जिसमें लाभान्वित होने वाले राज्य, ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से राज्य संबंधित है या कौन से लाभान्वित या राज्य यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आपका 5 वाला है, तो इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इस जानकारी के आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे अगर आपको सिर्फ 1-2 ही चीज़ें पता होंगी तो। याद रखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पे नर्मदा घाटी परियोजना जो है इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध और गुजरात का सरदार सरोवर बांध सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध और गुजरात का सरदार सरोवर बांध सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 29 बांध बनाए जा रहे हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है नर्मदा घाटी परियोजना के अंदर। तो इतनी बातें आपको ध्यान से समझनी है, इसको याद भी रखना है। बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े क्षेत्र पर जल जमाव की समस्या पैदा होगी, बड़े भूभाग में वन काटे जाएंगे, बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इसी समस्याओं के कारण बांध की ऊंचाई को कम रखने की मांग समाजशास्त्रियों और पर्यावरणविदों ने उठाई जा रही है। मेधा पाटेकर एक इम्पॉर्टेंट नाम है आपके लिए, जो इस विरोध को जन आंदोलन का स्वरूप इन्होंने दिया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, कौन कौन सा बांध जो है इससे इम्पॉर्टेंट है, कितने बांध बनाए जा रहे हैं, क्या इससे ये बांध बनाए जाने में क्या कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और कौन से वो ऐसा कौन सा लोग है जो जन आंदोलन के स्वरूप को विकसित किया, यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा आवाज़ किसने उठाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो आता है तो किसके नेतृत्व में हुआ, तो मेधा पाटेकर, ये याद रखेंगे। आगे देखिए, उकाई परियोजना ये क्या है, तो यह गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तापी नदी पर उकाई नामक स्थान पर गुजरात में यह बांध यहाँ पे बनाया गया है। काकरापार योजना, यह गुजरात की योजना है। ताप्ती नदी पर काकरापारा नामक स्थान पर बांध बनाकर इसको जल विद्युत उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। माही योजना,
इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमुना लाल बजाज सागर रखा गया है। तो पूछा जा सकता है माही योजना को किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो जमुना लाल बजाज सागर के नाम से जाना जाता है। शरावती जल विद्युत परियोजना, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग महात्मा गांधी नाम से स्थापित है यहाँ, तो इस पर विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके जलागार का नाम क्या है? लिमंग मक्की जलागार, लिंगन मक्की जलागार, ठीक है। इकुड़ी परियोजना, इसमें क्या है, तो ये केरल के इकुड़ी परियोजना पेरियार नदी में स्थित केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिम्बकुलम अलियार योजना। इसमें केरल और तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई पर्वत की 6 नदियों और मैदानी क्षेत्र की 2 नदियों के जल का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं पूर्ववाहिनी नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे नहीं आते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट है आप खुद भी जानते हैं कि कौन कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, उसको ज़रूर आप याद करके रखें, ठीक है। इस प्रकार से कैटेगराइज करके पढ़ाने का ये भी एक मकसद है कि आपको ये समझ में आता रहे कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्ववाहिनी नदियों से जुड़े परियोजनाएं कौन कौन से हैं, तो वो भी आप समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पे हीराकुंड परियोजना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूर्ववाहिनी नदियों के अंतर्गत, तो ये हम पहले देखते हैं। हीराकुंड परियोजना, इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप नोट कर ले। हीराकुंड विश्व का पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध जो है वो है हीराकुंड। जल विद्युत सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए यह कार्य करता है। और यहाँ पे याद रखना है आपको, महानदी पर ये आपका बना हुआ है, ठीक है। मचकुंड परियोजना, यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर मचकुंड नदी बांध बनाया गया है। टाटा जल विद्युत परियोजना, ये महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है और इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाले अत्यधिक वर्षा के जल को झीलों के एकत्रित विद्युत जल बनाया जाता है और इससे टाटा समूह द्वारा किया जाता है, टाटा ग्रुप के द्वारा। अब आगे है आपका कोयना जल विद्युत परियोजना, पूछा जाता है कभी कभी। यह परियोजना महाराष्ट्र में राज्य कृष्णा नदी पर स्थित है। सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है और कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, ये तो आप जान ही रहे हैं। ये आपका फिर इम्पॉर्टेंट है नागार्जुन सागर परियोजना। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर विकसित किया गया है और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन की योजना के उद्देश्य से ये बनाया गया है। इसके बाद आता है आपका श्री सैलम परियोजना। यह आंध्र प्रदेश में राज्य कृष्णा नदी पर ये आपका निर्मित है। अलमाटी परियोजना, ये भी आपका कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर ही स्थापित है। शिव समुद्रम परियोजना, ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर आपका 1902 में स्थापित किया गया और यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना, ये भी आप याद रखेंगे। इस परियोजना के लिए कृष्णा नदी पर राजसागर जलागार का निर्माण किया गया। और याद रखिए कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो शिव समुद्रम परियोजना है। कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कावेरी नदी पर ये स्थित है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। मैटूर परियोजना, तो इस परियोजना के अंतर्गत क्या है, तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर ये स्थित है और इसके पीछे जलागार बनाएगा स्टेनले जलागार, मैटूर बांध। पापनाशम परियोजना, तो तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है ये परियोजना। अब देखिए यहाँ पे सारे प्रमुख नदी और झीलें यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये आप पूरा मैप में आसानी से इसको देख सकते हैं, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे विकसित हुई है। ये देखिए आपका गोदावरी नदी है, यहाँ से आपको दिख रहा है इस प्रकार से, है ना। और देखिए यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से सागर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोदावरी नगरी है यहाँ पे, फिर कृष्णा नदी है यहाँ पे और कृष्णा नदी में ही आपका नागार्जुन सागर है। ये पूरा आपको दिया गया है मैप को भी आप आसानी से देख के समझ सकते हैं,
चलिए अब हम यहाँ पे पूरा भारत की प्रमुख नदियों को देख रहे हैं। सारा हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसमें सारे आपके आ जाएंगे, चाहे हिमालयन हो या प्रायद्वीपीय नदियाँ हों, सभी को एक बार में एक नज़र में आपको रिवीजन यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। सिंधु, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। तो ये सिंगी खबान हिमनद मानसरोवर झील से ये निकलती है। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई पूछी जाए तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई पूछी जाए तो 1114 किलोमीटर है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, काबुल, द्रास और गोमल, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। कौन से आपके दाहिने भाग से है, कौन से पश्चिमी दिशा से बहती हुई नदियां मिली हैं, ये सब आपको कल बहुत डिटेल में मैंने करवाया है। तो कल के क्लासेस को ज़रूर देख लेंगे। क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको खुद भी पता है बुक्स इतने सारे अवेलेबल हैं, आप इसको पढ़ के भी तो कर सकते हैं, पर नहीं हो पाता है, याद नहीं रहता है, या फिर आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो जब आप सुनेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। आज बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली है। अभी हम पहुंच गए नदियों पे, नदियां हम कंप्लीट देखेंगे अभी। उसके बाद हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे, फिर प्रमुख नहरों को देखेंगे, प्रमुख झीलों को देखेंगे, फिर नदियों में जो बसे हुए आपके शहर हैं वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं वो हम देखेंगे, फिर प्रमुख जलप्रपात देखेंगे, उसके बाद प्रमुख घाटियाँ भी देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें अभी हमें और देखनी है, और यही हम 20-25 मिनट में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। झेलम, शेषनाग झील, वेरीनाग, ये 720 किलोमीटर है। सबका नहीं पूछेगा, कुछ कुछ का पूछता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे सिंधु का हमने याद कर लिया, भारत में 1114 किलोमीटर, कुल पूछा जाए तो 2880 किलोमीटर। इसके बाद झेलम में आपका 720 किलोमीटर है। किशनगंगा पाकिस्तान के नाम से ये नीलम नदी आपकी याद रखिए, और ये चेनाब नदी जो है इससे संगम यहाँ पे मिलती है। चेनाब नदी से, चेनाब नदी जो है ये सतलज नदी से मिलती है। चंद्र एवं भागा जल धाराओं के मिलने से हिमाचल प्रदेश में ये चेनाब जो है चंद्रभागा कहलाती है, और ये सब हम कल देख चुके हैं ऑलरेडी। तो झेलम, रावी और तवी, ये तीन इनकी सहायक नदियां हैं। रावी की बात करें, कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, आपको उत्पत्ति याद रखना है कहाँ से किसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो रावी, कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, और जो इम्पॉर्टेंट होता है उसका आपका लंबाई भी पूछा जाता है। तो 725 किलोमीटर याद रखिए, ये चेनाब से जाके मिलती है, संगम यहाँ पे चेनाब से होता है इसका। व्यास की बात करें तो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, और 420 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पार्वती, हुलरा और तीर्थन ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपका राक्षस ताल, तिब्बत से निकलती है, और 1450 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। भारत में इसका 1050 किलोमीटर है, और व्यास, स्पीति और बसपा जो है इसकी सहायक नदियां हैं, चेनाब से जाके मिलती है। आगे देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से ये निकलती है, और ये किस नाम से यहाँ पे होती है, तो भागीरथी नाम से निकलती है। यहाँ पे भागीरथी नाम से निकलती है, ये सब हमने कल बहुत अच्छे से देखा है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से गंगा नदी का निर्माण होता है, ये सभी बातें हम आराम से देख चुके हैं। 2525 किलोमीटर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसकी लंबाई याद रखिए 2525 किलोमीटर है। बाएं तरफ से निकलने वाली नदियाँ, क्योंकि ये आपका बहुत पूछा जाता है इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बाएं किनारे से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? रामगंगा, सहायक नदियाँ हैं ये सभी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, पुनपुन, ये सभी नदियां आपके बाएं किनारे से निकलती है। दाएं किनारे से निकलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा, काफ़ी पूछा जाता है, याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, 784 किलोमीटर इसका लंबाई है। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये सभी इनकी सहायक नदियां, और जोहिला आपका कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। गंगा नदी पटना के निकट दानापुर में ये संगम यहाँ से मिलती है, याद रखिए, सोन नदी आपका पटना के पास मिलती है। और आगे देखिए, रामगंगा, गढ़वाल पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, और खोन, गगन और अरिल, ये तीन इसके सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदी से कन्नौज के निकट मिलती हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, कौन कहाँ से गंगा नदी में मिलती है, प्रश्न बन जाता है आपका। तो कन्नौज नदी से मिलती है रामगंगा। गोमती को देखिए, गोमती आपका फुलहर झील, पीलीभीत जिला, उत्तर प्रदेश से निकलती है, और सई नदी इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। गंगा नदी गाजीपुर के निकट ये मिलती है, संगम होता है, मतलब गंगा में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी में गाजीपुर के निकट मिलती है। घाघरा की बात करें तो ये माचपा चुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं घाघरा की। ठीक है,
और गंगा नदी में ये छपरा के निकट, बिहार के निकट छपरा में ये मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए तीस्ता नदी, ये सब हम देख चुके हैं, इसको हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपको याद रह जाए। तीस्ता नदी की बात करें तो पाऊ-हुंडरी हिमनद सिक्किम से ये निकलती है। 414 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रंगीत नाम की इसकी सहायक नदियां हैं, ये उतना आपका पूछा नहीं जाएगा, तीस्ता ऐसे आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिलती है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियां हैं। गंडक की बात करें तो नेपाल हिमालय से ये निकलती है। 589 किलोमीटर इसका लंबाई है। त्रिशूली और मांडी इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी में सोनपुर के निकट ये मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोनपुर के निकट मिलती है कौन सी नदी, तो गंडक नदी मिलती है, याद रखिएगा। कर्मनासा कैमूर पहाड़ी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है। 192 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये गंगा नदी में चौसा बिहार के निकट ही मिलती है। ज़्यादातर जो गंगा की नदियां हैं, सहायक नदियां, वो आपके बिहार के निकट ही मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका गंगा से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुनपुन नदी जो है ये मध्य प्रदेश में निकलती है, 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी फतुहा पटना के निकट ये मिलती है। कोसी की बात करें तो ये 7 धाराओं के मिलने से मुख्य धारा अरुण तिब्बत की गोसाई स्थान चोटी से निकलती है और 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी कुरसौला बिहार में ये मिलती है, ठीक है। भागलपुर भी आप मान सकते हैं, भागलपुर से जो है इधर ही आपकी मिलती है। महानंदा की बात करें, दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है महानंदा। मेची और कनकाई जो है इसकी, याद रखेंगे। गंगा नदी फरक्का बंगाल, पश्चिम बंगाल के निकट ये मिलती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है यमुना, यमुना को याद रखिए। यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई को भी याद रखेंगे। और दाएँ से बाएँ ये भी पूछा जाता है बहुत, तो याद रखिए। दाएं से मिलती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद कर लेना। बाएं तरफ से टोंस, हिंडन, सेंगर और करेन। गंगा नदी प्रयागराज में ये मिलती है, यमुना, ठीक है। चलिए, कौन सी कहाँ से कब मिलती है संगम, ये मैं आपको करवाती चल रही हूँ, यहाँ से आपका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। बेतवा की बात करें तो विंध्य पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश से ये निकलती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी में ये हमीरपुर के निकट मिलती है। चंबल की बात करें, जानापाव पहाड़ी महू इंदौर मध्य प्रदेश में निकलती है। 1024 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बनास, काली सिंध, पार्वती, छिपरा और खारी नदी, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी से ये इटावा जिले के निकट मिलती है। केन की बात करें तो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। श्यामरी नामक इसकी एक सहायक नदी है केन की, और यमुना नदी की में बांदा जिले के निकट ये मिलती है। शारदा की बात करें तो मिलाल हिमानी से ये निकलती है। 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और काली नदी घाघरा नदी के से ये मिलती है। दामोदर की बात करें, छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से ये निकलती है। 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया ये सभी इसके सहायक नदियां हैं। और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में ये मिलती है, हुगली नदी में मिलती है, याद रखेंगे दामोदर नदी, ठीक है। आगे देखिए, रूपनारायण, ये तिलबनी पहाड़ी झारखंड से निकलती है और हुगली नदी में मिलती है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसका आपको बायां से दायां से ये सब भी आपको मेंशन किया गया ताकि सभी चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें आपको इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, कैलाश श्रेणी से ये निकलती है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग हिमनद, चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। और इसकी कुल अगर लंबाई पूछी जाए तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाएं से कौन कौन सी नदियां निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बायां वाला ही है क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा पूछा जाता है, पर दोनों याद रख लीजिए। तो दिबांग, लोहित, यही 2 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, कलंग, कपिली, मेघना, बराक नदी भी आपका पूछा जाता है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दाएं तरफ से कौन सी नदियां यहाँ पे सहायक नदियां मिलती हैं, तो सुबनसिरी, जिया, भरेली, जिसको कामेंग भी कहते हैं, मानस, अमो, संकोस और तिस्ता। तिस्ता बहुत पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये दाएं तरफ से मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, संकोस उत्तर भूटान, 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उत्तरी भूटान से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। आगे देखते हैं, सुबनसिरी आप अभी भी देखे हैं, ये सभी आपका ब्रह्मपुत्र का है। तो ये तिब्बत से निकलती है, 422 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। धनसिरी, ये सेलांग चोटी नागालैंड से निकलती है, मोरा धनसिरी नाम के इसका सहायक नदी है और ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तिस्ता नदी चोलामो झील सिक्किम से निकलती है और रंगपो, चालुंग, रंगीत, सोवाक और रंगजो
ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं तीस्ता नदी की। और ये जमुना नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। जमुना इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये आपका बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, कल के वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ब्रह्मपुत्र में जमुना कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। और पद्मा और जमुना मिलके क्या बनाती है, मेघना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सभी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी अचानक से सुनोगे तो लगेगा क्या बता दिया, लेकिन आपको ऑलरेडी पता होंगी, ये मुझे मान के चल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यदि ये सीटेट वगैरह करके आए आप लोग तो इतनी बातें आपको पता होंगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें पहले आप पढ़ चुके होंगे। अब देखिए, महानदी जो है सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, तेल, केलो, जोंक, ये सभी नदियाँ जो है महानदी की सहायक नदी है। और जोंक जो है ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सीधा सीधा जहाँ कहीं संगम होगा वहाँ संगम यहाँ पे दिया होगा, जहाँ मुहाना होगा यानी कि जहाँ पे ये गिरती है खाड़ी में जाकर के सीधा, वो भी बताया गया है। अब देखिए गोदावरी, गोदावरी का आपको सहायक नदी भी याद रखना है। कौन कौन है, देखिए त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कई बार आपको ऑप्शन में सिर्फ नासिक महाराष्ट्र दिया होगा तो भी याद रखेंगे, गोदावरी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबाई भी याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। इंद्रावती, प्राणहिता, ये सारे ही पूछे जाते हैं। इंद्रावती सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा, दुधना, ये सभी जो है सहायक नदियां हैं गोदावरी की और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दाएं से अगर बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ पूछा जाता है। और काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, अमरावती भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। ये सभी आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। और हम बाएं तरफ से बात करें तो हरंगी, हेमावती, सिमसा, लोकापावनी और अर्कावती, ये सभी इनकी बाएं तट से निकलती हैं। दाएं वाला भी हमने देखा, दोनों तरफ से निकलने वाली सहायक नदियां हैं कावेरी की, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखिए, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिम घाट से ये निकलती है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तुंगभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, यरला, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। कृष्णा नदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में तुंगा एवं भद्रा नामक नदी के मिलन से तुंगभद्रा का निर्माण हुआ है। 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद और हगरी यानी कि वेदावती नदी, ये सभी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं इनकी, और कृष्णा नदी में ये मिल जाती हैं। तुंगभद्रा आपको पता है कृष्णा की सहायक नदी है ये। पेन्नार या उत्तरी पिनाकिनी, पेन्नार भी कहते हैं या उत्तरी पिनाकिनी भी इसको कहते हैं। नंदी दुर्ग कर्नाटक से निकलती है और 597 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पापाग्नि, चित्रावती और चैयूरू, ये इसकी सहायक नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की बात करें, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। 1312 किलोमीटर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ, जिसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको ज़रूर याद करते हुए जाएंगे। नर्मदा और ओरिसन, तवा, शक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर, बरनैन, बेयार, दूधी, बरना, कोनार, माचक, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी की बात करें, सतपुरा श्रेणी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्णा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना, इसका सहायक नदी उतना नहीं पूछा जाता है। जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पश्चिम तरफ से ये पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, और ये आपका उल्टा है। सारी नदियाँ आपके जो है पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में निकलती गिरती हैं, लेकिन ये आपकी एस्चुरी बनाती है और ये आपकी अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखेंगे। चलिए साबरमती की बात करें, अरावली श्रेणी उदयपुर राजस्थान से ये निकलती है। 371 किलोमीटर इसका लंबाई है। और वाकल, हाथमथी, वातरक, माजम से ही, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो जो इंपॉर्टेंट है सभी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। माही जो नदी है ये मेहद झील, अमरोक पहाड़ी, विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जाखम, सोम, चाप, अनस, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं, खंबात की खाड़ी अरब सागर से ये गिरती है। लूनी नदी की बात करें तो ये आपका नाग पहाड़ी, अरावली, अजमेर राजस्थान से ये निकलती है। और
लंबाई जो है कम ज़्यादा होती रहती है इसकी, क्योंकि ये जो लूनी नदी है ये विचित्र नदी है आपकी। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिलड़ी, मिठड़ी, खाड़ी, जोजड़ी, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं और कच्छ के रण में जाके ये विलीन हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। घग्गर की बात करें, शिवालिक पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हनुमानगढ़ राजस्थान के समीप रेगिस्तान में ये भी विलीन हो जाती हैं। मांडवी की बात करें, जम्बोती घाट बेलागाम जिला कर्नाटक से निकलती है। 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अरब सागर में गिरती है। वैतरना त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। शरावती, ये भी आपके अरब सागर में गिरती है। भरतपुंजा पोनानी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, ये भी आपका अरब सागर में गिरती है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैगई जो है ये वरसांडू पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है और ये पाक की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार की बात करें, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और वेबनार झील में ये मिल जाती है। वेबनार झील में मिल जाती है। पेरियार याद रखेंगे। ये सभी हमने पूरे जो नदी हैं सबको हमने देख लिया एक नज़र में, सब कंप्लीट हो गया। अब हम देख रहे हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, देखिए सारा आपको याद नहीं करना है, पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसको डबल टिक करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो जो राज्य है, राज्य भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका बहुत 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 पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, वो आपको बिल्कुल कर लेना है। भाखड़ा नागल परियोजना, ये भी आपका सतलज नदी पर है ये, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में ये लाभान्वित राज्य हैं। ये राज्य भी आपका यहाँ पे आपको देखते चलना है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, उड़ीसा में। चंबल परियोजना चंबल पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड में। हिरंद परियोजना रिहंद नदी में है, उत्तर प्रदेश में। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में। तो ये तीनों रूप से अगर आपका कहीं पूछ लिया जाए तो इस हिसाब से आपका गंडक नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की ये सम्मिलित रूप से आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। टिहरी बांध परियोजना ये आपका फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डबल टिक कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भीलंगा और भागीरथी नदी पर ये है, उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ये आपका लाभान्वित राज्य है। फरक्का बैराज परियोजना हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। माही परियोजना माही नदी पर है, गुजरात और राजस्थान में। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य इसे लाभान्वित है, ये याद रखना है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से सम्मिलित हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य हो जाएंगे। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसे जुड़े हुए हैं। मैटूर परियोजना कावेरी और तमिलनाडु। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में ये राज्य सम्मिलित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इडुक्की परियोजना, सारे परियोजनाएं आपको दिए गए हैं, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। अगर इतना आप कर लेते हैं ना, इससे बाहर कुछ आने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, पेरियार नदी पर है, केरल में ये आपका हो जाएगा। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम भी पूछा जाता है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। छोम बांध कृष्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। काकरा परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती परियोजना ये भी बहुत पूछा जाता है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना भी आपका इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये सब हम देख लेंगे, सारा कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको अच्छे से देख लेंगे। बगलिहाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी पर है, तमिलनाडु में। पल्लीवासन परियोजना मदिरा पूजा केरल में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में।
और लक्ष्मी सागर परियोजना बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। कोलडेम परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो आप राज्य संबंधित आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार आप आइडिया लगा सकते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट वाला भी हम देखेंगे, इसी में मिला हुआ है सारा। कोयना देख लिया ना। मैं रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है उत्तराखंड में। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है कर्नाटक में। परिम्बकुलम अलियार परियोजना आपका तमिलनाडु केरल में है। साबरमती परियोजना पूछा जाता है, साबरमती नदी पर है गुजरात में। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा पर है झारखंड में ये। तवा परियोजना तवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। कालिंदी परियोजना कालिंदी नदी पर है कर्नाटक में। तिस्ता परियोजना तिस्ता नदी पर है सिक्किम में। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। बस हमारा इतना ही है। चमेरा परियोजना काली परियोजना लोकटक परियोजना आपका है मणिपुर में, खुंगा और इम्फाल नदी में। लक्ष्मी सागर परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश। रातले परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। करजन परियोजना करजन गुजरात में। हसदो परियोजना हसदो छत्तीसगढ़ में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। और पंचेत हिल बांध परियोजना दामोदर नदी में है पश्चिम बंगाल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इतना सारा। कुछ और हैं देख लेते हैं। तिलैया बांध परियोजना बराकर नदी पर है झारखंड में। मुचकुंद परियोजना मुचकुंद नदी पर है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और सुइल परियोजना सुइल नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर है मणिपुर में। ये तिलैया बांध परियोजना जो है बराकर नदी पर है, ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, तो झारखंड में। चलिए हम देखते हैं अब कुछ भारत की प्रमुख नहरें जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में कौन से आपके हो जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी इसको आप देख लेते हैं। अब बस आपके कुछ फैक्ट ही रह गए हैं, इस फैक्ट को आपको कलेक्ट करना है, थोड़ा इसको देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको हम याद भी करेंगे। पंजाब के अंदर आपका सरहिंद नहर है, भाखड़ा नहर है, नागल नहर है। तो ये आपका नहर के उद्गम वाली नदी कौन सी? सतलज नदी सतलज नदी सतलज नदी, तीनों आपके सतलज नदी पर ही है, सरहिंद भाखड़ा और नागल। ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव नहर है यमुना नदी में। उत्तर प्रदेश में आगरा नहर है, शारदा नहर है, यमुना नदी गोमती नदी में। उड़ीसा में आपका केंद्रपारा तिलंदा है। बिहार झारखंड में त्रिवेणी नहर है और एक कनाडा नहर है गंडक नदी और मयूराक्षी नदी में। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर है कोसी नदी पर, एडन नहर है दामोदर नदी पर, तिलपाड़ा बांध की नहरें हैं मयूराक्षी नहर में। राजस्थान की बात करें तो गंग नहर सतलज नदी पर है, जाखम सिंचाई परियोजना जाखम नदी पर है, मेजा बांध परियोजना कोठाई नदी पर है, इंदिरा गांधी नहर सतलज व्याज, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो है सतलज व्यास नदी पर है, राजस्थान से संबंधित है। ये फैक्ट आपका पूछा जा चुका है ऑलरेडी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो किसी को भी आप हल्के में ना लें, कुछ भी पूछा सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो दो हैं आपके, मुठा नहर 5 झील में और भुंडारदा नहर बांध प्रवीरा नदी पे। तमिलनाडु में मैटूर बांध परियोजना, पूछा गया एक बार, कावेरी नदी पर है। केरल में मामलपूजा बांध परियोजना मामलपूजा नदी पर है। तो ये हमने देख लिया। अब हम झील की बात करते हैं। तो भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहले किस किस प्रकार की आपकी झीलें हैं ये हम देख लेते हैं। तो क्या होता है आपका विवर्तनिक झील? विवर्तनिक झील क्या होता है? इन झील का निर्माण भूकंप क्रिया द्वारा या पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। जैसे वुलर झील जो है ये आपका भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, और ये विवर्तनिक झील के अंदर आपका आता है। क्रेटर झील की बात करें यानी कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है ये। इस प्रकार की झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, भूकंप की क्रिया द्वारा विवर्तनिक झील, और क्रेटर झील जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है। और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित क्रेटर में पानी भरने से इन झीलों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र की लोनार झील जो है इसी का एक उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेगुन झील आपने काफ़ी सुना होगा, इसको अनूप झील भी कहते हैं। इसका निर्माण समुद्र तटीय भागों में होता है, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में, या भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील उड़ीसा में है, यह सबसे बड़ी लेगुन झील है भारत की। और अन्य लेगुन झील की बात करें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, अष्टमुड़ी झील केरल में है, ये बहुत पूछा गया अष्टमुड़ी झील, तो याद रखिएगा झील से प्रश्न आपका बहुत बनता है। ठीक है, तो अष्टमुड़ी झील जो है वो केरल में है। कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है,
और कोलेरो झील डेल्टाई झील भी है, ये भी याद रखेंगे। कोलेरो झील क्या है आपका, डेल्टाई झील भी है। हिमानी निर्मित झील ये क्या होती है, तो इनका निर्माण हिमानियों द्वारा होता है, जैसे राकस ताल, नैनीताल, सतताल, भीमताल, ठीक है, ये सभी आपके हिमानी निर्मित झील हैं। प्याला झील क्या होता है, इसका निर्माण वायु के निक्षेप द्वारा होता है। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो राजस्थान का सांभर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंडवाना, पंचपर्दा और लून करनसर झील, ये सभी आपके प्याला झील के अंदर आते हैं। अब कृत्रिम झील क्या होती है, इसके अंदर कौन, देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा इन निम्न में से कौन सा कृत्रिम झील है। ये प्रश्न आपका ऑलरेडी बना है बीपीएससी में, ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। कृत्रिम झील, ये झीलें मानव निर्मित झील होती हैं, जैसे उकाई गुजरात में, राणा प्रताप सागर इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर राजस्थान में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, पेरियार झील केरल में। तो पेरियार झील आपका बहुत पूछा जाता है, कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका प्राकृतिक नहीं है, किसी प्रकार से भूकंप के द्वारा नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है, ये आपका कृत्रिम झील है, मानवों द्वारा निर्मित। अब देखिए हम इसको राज्यवार देख लेते हैं, प्रमुख राज्य से संबंधित। तो अगर हम पहले बात करें जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है आपकी, वुलर झील बहुत इंपॉर्टेंट, डल, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन झील, मानसबल झील, गंधारबल झील, अंचार झील। महाराष्ट्र की बात करें, लोनार झील, पावई झील, गोरेवाड़ा झील, सलीम अली झील सरोवर, ठीक है। अब हम उड़ीसा की बात करें तो एकमात्र चिल्का झील याद रखना है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की बात करें, पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केरल की बात करें तो अष्टमुड़ी झील बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबनार और पेरियार झील, ये तीनों ही आपके केरल से पूछे जाते हैं, केरल से आपके ये तीनों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें उत्तराखंड की, तो राकस ताल, नैनीताल, सातताला, भीमताल, खुरपात ताल, समपात ताल, पूना ताल, नौकुचिया ताल, देवताल, रूपकुंड और मालाताल। ताल आपका मिल रहा है, यह उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। मणिपुर में एक मात्र है आपका लोकटक, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सूरजकुंड झील हरियाणा से संबंधित है। फुलहर झील, गोविंद वल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गोविंद वल्लभ पंत आपका पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखेंगे। उमियम झील जो है मेघालय से संबंधित है, ठीक है। अब आगे देखिए, आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, ये दो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर और निजाम सागर, ये दोनों पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिए। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर, कांकरिया, हमीरसर, उकाई झील, ठीक है। राजस्थान की बात करें, सांभर झील, डिडवाना, पंचपर्दा, लूनकरनसर, पिछोला, जयसमंद झील, नक्की झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, ढेबर झील, राणा प्रताप सागर इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर, ये आपका जहाँ जो मैं घेर दे रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में बात किया जाए, चंपनाला झील, दीपोर झील, सोन, बीफ, हालपोला, ठीक है। पंजाब की बात करें, कजारी, हरिके, रोपड़ झील। मिजोरम में पाला झील, कर्नाटक में बेलांदूर, पंपा सरोवर झील। लद्दाख में बात करें, पेंगोंग सो झील और सुमेरिर झील। सिक्किम में गुरु डोगमर झील और चोलामो झील, ठीक है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु से बेरिजाम, ऊटी झील, कोडाईकनाल, चैम्बरमक्कम, स्टैनली जलाशय, ये सब आपका तमिलनाडु में आता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, गोविंद सागर झील पूछा जाता है, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए झीलों से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले तो सांभर झील राजस्थान, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, इनलैंड, ठीक है, याद कर लो अच्छे से। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित क्रेटर झील है ये। चिल्का झील उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है ये। कयाल जो है ये जहाँ से देखिए प्रश्न आपका पूछा जाता है तो एक फैक्ट के रूप में आपको सीधा सीधा देखने को यहाँ से मिल सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक साथ दे दिया गया है कि रिवीजन में कोई तरह से आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कयाल झील जो है ये केरल में स्थित लेगुन झीलों को कयाल कहते हैं। पढ़ाया है ये आपको कयाल झील क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र जब हम कर रहे थे तब हमने इसको देखा था। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, यह लेगुन झील है और इस झील पर श्रीहरिकोटा स्थित है और यह द्वीप जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है यहाँ पे,
पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है और आगे भी बनेगा, ठीक है। लोकटक झील की बात करूँ, मणिपुर में है। तो इस झील पर कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है और यह उड़ते या तैरते हुए फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यह संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संघाई हिरन अगर पूछा जाए तो लोकटक झील यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इसमें एक भी पॉइंट आपका स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी से आपको जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बताई जा रही है। वेम्बनाड झील की बात करें तो यह भारत का सबसे लंबा झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। अब देखिए एक जगह पे आपको याद करना मुश्किल होता अभी, तो यहाँ पे सारे फैक्ट आपको एक जगह पे दे दिए गए हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। रूपकुंड झील क्या है, तो उत्तराखंड में है ये। इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं, मानव कंकाल झील भी इसे कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत झील जो है ये छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है आपकी, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको सभी बातें बताई गई हैं। जितना भी आपका झील है वो आपको पूरा मैप के माध्यम से दिखाया गया है, पॉइंटेड करके कहाँ कहाँ पे आपका झील उपस्थित है। इसको आप ज़रूर पीडीएफ में देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारतीय नदियों में नदियों के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, तो याद रखिए गंगा नदी का। तो गंगा नदी में हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, ये आपका बहुत पूछा था। फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, ये सब आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। यमुना नदी की बात करें, आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, नई दिल्ली। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो डिब्रूगढ़ बहुत पूछा जाता है, गुवाहाटी और धुबरी। गोदावरी नदी पर नासिक आपका गोदावरी नदी पर है, बहुत पूछा जाता है, राजमुंद्री। कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा है। कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। तो श्रीरंगपट्टनम आपका बहुत पूछा जाता है, कावेरी नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी पर जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच। ताप्ती नदी पर सूरत पूछा जाता है। सरयू नदी पर अयोध्या बहुत पूछा जाता है। साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर दोनों पूछा जाता है। वैगई पर मदुरई ये भी पूछा जाता है आपका। गोमती नदी पर लखनऊ पूछा जाता है, जौनपुर और सुल्तानपुर। राप्ती नदी पर गोरखपुर है। चंबल नदी पर ग्वालियर और कोटा। हिंडन नदी पर गाजियाबाद है। छिप्रा नदी में उज्जैन है, पूछा जाता है। बेतवा नदी पर सांची और विदिशा है। रामगंगा पर बरेली और मुरादाबाद है। हुगली नदी पर कोलकाता है। मूसी नदी पर हैदराबाद है। इतनी चीज़ें आपसे इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिल जाएंगे और जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी कि आपने इसको पढ़ रखा था, ठीक है। तो बार बार रिवीजन इसको करते रहिएगा, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, हर बार कहती हूँ। अब देखिए कुछ प्रमुख आपके जलप्रपात हैं, इसके बाद हम प्रमुख घाटियों को देखेंगे। छोटा सा ही है, बस आपका 10 मिनट का समय और लगेगा इसमें। तो देखिए जलप्रपात की बात करें तो कूचिकल जलप्रपात आपका 455 मीटर की ऊंचाई पर है। वाराही नदी, कर्नाटक, भारत का सबसे ऊँचा झरना। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसी को सबसे ऊंचा झरना मानते हैं। तो आपको एक स्रोत भी दे दिया गया है कि किस प्रकार से ये स्रोत का आंसर हो जाएगा, कूचिकल। बेनीपरी मयूरभंज क्षेत्र में है, उड़ीसा में। और नेहकलिकाई जो है ये खासी पहाड़ी में है, मेघालय में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार ये आपको बताया जा रहा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे हो जाएगा नेहकलिकाई। लिंग सियांग जो है ये खासी पहाड़ी मेघालय में है। नेहसबंथी थियांग जो है ये खासी पहाड़ी मेघालय में है। और दूध सागर जलप्रपात जो है ये आपका मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक सीमा पर। ये पूछा जाता है आपका, जो पूछा जाता है उसको हम विशेष रूप से बताएंगे आपको। मीन मुट्टी 300 यहाँ पे मीटर है, कल्लर नदी केरल में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध है अब ये। तो ये शरावती नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये, ठीक है, चौड़ाई की दृष्टि से। और भारत का सबसे ऊँचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात भी है, ठीक है, सबसे ऊँचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात। तो ये 2 पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे। जंग फॉल्स शिव समुद्रम कर्नाटक में है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो कौन चौड़ाई की दृष्टि से है, कौन आयतन की दृष्टि से, कौन क्षेत्रफल, मतलब हर एक चीज़ आपको अलग अलग दिया गया है, इसको याद रखना पड़ेगा। धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध और कपिल धारा, ये तीनों आपका नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। मधार जलप्रपात जो है ये आपका चंबल नदी पर है, पुनसा
पुनासा चंबल नदी राजस्थान में है। हुंड्रू जलप्रपात पूछा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी राजस्थान यहाँ पे झारखंड में है। चेन्नई या येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। डुडमा जलप्रपात मचकुंड नदी उड़ीसा में है। जोराठा जलप्रपात मयूरभंज क्षेत्र उड़ीसा में है। उसके बाद चित्रकूट जलप्रपात जो है ये पूछा जाता है आपका इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। भारत का नयागरा फॉल्स भी इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सतधारा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी की सहायक नदी गोकक पर स्थित है, ये कर्नाटक में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश में। गौतम धारा राहू नदी पे झारखंड में। दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड। साडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड। पैकारा जलप्रपात जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी पर है, ऊटी तमिलनाडु में। और थलैयार जलप्रपात जो है ये मंझला नदी तमिलनाडु। बरकाना जलप्रपात सीता नदी कर्नाटक में है। इसके बाद हम प्रमुख घाटियों को देख के ख़त्म करेंगे आज का हमारा सेशन। तो जो घाटी है यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कौन कौन सा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए मुर्गा घाटी लद्दाख में है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी पूछा जाता है, लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा निर्मित। सुरु घाटी लद्दाख में। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, सेवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सेब उत्पादन के लिए सेब। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ये अवस्थित है, कुल्लू घाटी पूछा जाता है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, इसका अन्य नाम बापसा घाटी भी है। तो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड किया गया है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। चंबा, भारमोर, डलहौजी, खज्जियर पर्यटक स्थल भी हैं इसी में, हिमाचल प्रदेश में। कांडला घाटी ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। मानला घाटी, लाहुन घाटी, उसका दुन घाटी, स्पीति घाटी। दुन घाटी जो है उत्तराखंड में है। सोर घाटी, नीलान घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी, जुकू घाटी, ये फूलों की घाटी तक आपका पूरा उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए नागालैंड में है आपका जुकू घाटी। तो जोहार घाटी क्या है, मिलांग घाटी है, गोरी घाटी के नाम से भी ये जाना जाता है। अब युथांग घाटी जो है सिक्किम में है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। न्योरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कंबम घाटी तमिलनाडु। शांत घाटी केरल में है, ये बहुत कुछ। साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ये किस लिए प्रसिद्ध है आपका, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है शांत घाटी केरल में। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। तो पूरा हमारा खत्म हो गया आज का क्लास। तो कैसा लगा आज का क्लास, ज़बरदस्त था आपका। पूरा प्रायद्वीपीय नदियों को हमने देखा, पश्चिमी वाहिनी नदियाँ, पूर्वी वाहिनी नदियाँ, भारत की सभी नदियों को हमने अच्छे से डिटेल में फिर से इसको रिवीजन किया। इसके बाद हमने भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखा, भारत की प्रमुख नहरों को देखा, भारत की झीलों को देखा, भारत की नदियों पर तट पर बसे जो शहर हैं उसको देखा, सभी प्रमुख जलप्रपातों को देखा, भारत की प्रमुख घाटियों को देखा। इतने सारे चीज़ें हमने आज एक ही क्लास में कंप्लीट किए। तो कितना आपको अच्छा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं। और इसको बार बार रिवीजन भी आप ही को करना है, मुझे प्रॉमिस करेंगे आप कि इसको आप फिर से रिवीजन करेंगे, वरना आपका ये पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको नोट करना है। नोट नहीं कर पा रहे हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसकी पीडीएफ आप ज़रूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से और इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बने। मेरा मोटिवेशन गिरा देते हो आप लोग, लाइक ही नहीं करते हो। लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपको क्लास रोज़ मिलने वाली है। चलिए मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।